हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे मैं आ गया हूं, यूनिट 4 लेकर आ गया हूं। जी हां, यूनिट 4 लेकर आ गया हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। जल्दी से देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की यूनिट 4, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फाइनल एग्जाम होता है और उसमें जो पार्ट सी होता है उसमें 4th यूनिट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो 4th यूनिट का पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजिक चॉइस। स्ट्रेटेजिक चॉइस मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा बेस्ट प्लान होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। और इसी को ही चॉइस कर लेना, इसी को ही सेलेक्ट कर लेना हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजिक चॉइस कहलाता है ना। समझ में आ गया। यानी कि जो बेस्ट प्लान है उसी को सेलेक्ट कर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक चॉइस बोलते हैं। ये वेरियस एनालिसिस के थ्रू होता है। अपन ने जैसे शॉर्ट एनालिसिस देखा है, इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज अपन देखने वाले हैं। बीसीजी मैट्रिक्स देखने वाले हैं, एनसॉफ के ग्रिड मैट्रिक्स देखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस 4th यूनिट में। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या देखेंगे। अच्छा, ये चॉइस किसके बेस पे होती है, ये चॉइस होती है एनवायरमेंट स्कैनिंग, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, सबके बेसिस पे होती है। इसमें अपन फिजिबिलिटी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, सारी चीजें चेक करते हैं जो अपने टूल्स के थ्रू अपन को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है। सिनेरियो का मतलब होता है जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, हम उसको सिनेरियो बोल रहे हैं। भैया सीन क्या है, तो वो सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, पॉसिबल फ्यूचर्स की प्लानिंग। यानी कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है इसको देख के हमको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है। जैसे कि एक कमरे में गया, वहां पर सब लोग गन लेके तैयार थे, तो और अगर उन्होंने आर्मी की ड्रेस नहीं पहन रखी, पुलिस की ड्रेस नहीं पहन रखी, तो अपन को क्या सच लगेगा कि क्रिमिनल है, कहीं पे वेपन लेके जा रहे हैं, तो अटैक करने के पर्पज पे जा रहे होंगे। तो ये अपन ने सिनेरियो एनालिसिस करा है ना। इसमें अपन ने आसपास की सराउंडिंग का एनालिसिस करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करा, इसी को ही सिनेरियो एनालिसिस बोलते हैं। बहुत सिंपल है। सिनेरियो एनालिसिस में सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सराउंडिंग का एनालिसिस करेंगे, इसीलिए उसको क्या कहते हैं कि एनवायरमेंटल एनालिसिस और अनसर्टेनिटी। यानी कि सबसे पहले अपन एनवायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, फिर डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव्स कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अभी जीएसटी की रेट्स कम हुई, जीएसटी की रेट्स कम हुई तो उसके अंदर क्या हुआ, एनवायरमेंटल एनालिसिस कि अब चलो रेट कम हुई, अब बंदे ज़्यादा खर्च करेंगे तो गाड़ियों पे ज़्यादा खर्च करेंगे कि ईवी के व्हीकल्स ज़्यादा लेंगे या सीएनजी के लेंगे, क्या लेंगे। तो ये अपन अल्टरनेटिव चेक कर रहे हैं और उसके अपन इस सिनेरियो का ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। जीएसटी की रेट कम हो जाती है तो क्या इंपैक्ट हुआ, सीएनजी की सेल्स बढ़ेगी तो क्या इंपैक्ट होगा, ईवी की सेल्स बढ़ेगी तो क्या इंपैक्ट होगा, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग से हमको क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसका एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजिक जो ऑप्शन रहेगा उसको चूज करते हैं, है ना। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन भी अपन उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं एनालिसिस करने के बाद, और अपन एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लेते हैं जो अपने फ्यूचर के लिए यूजफुल होगी। और फीडबैक वाला पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अपन लिख सकते हैं। ठीक है, सिनेरियो एनालिसिस क्यों जरूरी है, यानी कि अपन को सीन का एनालिसिस क्यों जरूरी है। अपन प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर, तो हेल्प होती है फ्यूचर के बारे में अंडरस्टैंड करने की, प्रिपेयर करने के लिए। फ्लेक्सिबल रहते हैं अपन, क्रिएटिव और फॉरवर्ड थिंकिंग। क्यों, फ्यूचर के बारे में अपन सोच रहे हैं तो इससे कैसी थिंकिंग होगी, फॉरवर्ड थिंकिंग होगी। अपॉर्चुनिटीज का और थ्रेट्स का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। कंटिजेंसी यानी संदिग्धता, ये होने वाला है नहीं होने वाला है पता चल जाएगा, है ना। और एनर्जी कंपनीज के लिए प्लानिंग हो गई, जैसे ऑयल प्राइसेस के लिए, ये एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के, वेरियस टूल्स है। शॉर्ट एनालिसिस है, एनसॉफ है, बीसीजी मैट्रिक्स है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल, इंटरनल एनवायरमेंट, 7S का फ्रेमवर्क है। हर फिलोसोफर्स ने अपनी तरफ से एक व्यू पॉइंट दिया है कि ये वाली आप चीज एनालिसिस करोगे, जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो अपना एनवायरमेंटल स्कैन बढ़िया हो गया और अपन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की अपनी टूल्स है। तो हर तरीके के फिलोसोफर्स रहे, उन्होंने अपनी अपनी टूल्स दिया, इसी को ही अपन आगे देखने वाले। क्लियर है, कौन सा टूल बढ़िया है, कौन सा टूल खराब है, ये उस टूल के एनालिसिस करने वाले के ऊपर, हमारी कंपनी के बजट के ऊपर, टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यानी कि जो इन्विजिलेटर है, जो उसको चेक कर रहा है, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग वो टूल बढ़िया है, खराब हो सकता है। बजट के अकॉर्डिंग टूल बढ़िया है, खराब हो सकता है। टाइम के अकॉर्डिंग टूल बढ़िया है, खराब हो सकता है। रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग टूल बढ़िया है, खराब हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। बीसीजी मैट्रिक्स, बोस्टन की भैया कंपनी ने इसको डेवलप किया था। इसमें 4 फैक्टर बताए गए। इसमें बताया गया स्टार, कैश, काऊ और क्वेश्चन मार्क। स्टार, कैश, काऊ और क्वेश्चन मार्क, और 2 एलिमेंट के ऊपर इसमें चर्चा करी गई। ये मैट्रिक्स है, अपन इसको ऊपर देख के अपन मैं आपको बताता हूं। अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है तो माफी चाहूंगा, है ना। एक तरफ मार्केट शेयर है और एक तरफ मार्केट ग्रोथ है। सुनिए, पहले सुन लेते हैं ताकि आपको बहुत ईजी से ये याद हो जाएगा। और यूजीसी नेट के लिए भी
हमेशा इससे एक क्वेश्चन बनता ही है। आप कोई भी यूजीसी नेट का पेपर उठा के देखना, बीसीजी मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। ठीक है, देखो बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर दो एलिमेंट बताए गए। पहले एक एक्सिस पे तो रखा है उन्होंने मार्केट की ग्रोथ, और एक एक्सिस पे रखा है मार्केट में शेयर। ठीक है, एक तरफ में ग्रोथ रखी है, मार्केट में ग्रोथ, और एक तरफ में क्या रखा है, मार्केट में शेयर। अब इस तरफ लो है और इधर क्या है, हाई होगा। इसी तरीके से वहां पे इस तरफ लो है तो ऊपर क्या होगा, हाई होगा। तो यहां पर चार कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है, चार कॉम्बिनेशंस बनाए, इसलिए इसको मैट्रिक्स बोल दिया गया। एक तरफ तो हाई लो, हाई लो, एक तरफ लो लो, हाई लो, और एक तरफ यहां पर हाई और हाई। ये क्या है मैट्रिक्स, क्या बताना चाह रही है? ये मैट्रिक्स ये बताना चाह रही है कि एक तरफ तो मार्केट में कोई कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, लेकिन उसका मार्केट में जो शेयर है वो कम है। ठीक है, एक पॉइंट ये कह रहा है। एक कंपनी कह रही है कंपनी की ग्रोथ भी नहीं हो रही और कंपनी का शेयर भी कम है। कंपनी की ग्रोथ तो कम हो रही है लेकिन कंपनी का शेयर हाई है। कंपनी की ग्रोथ भी हाई है और कंपनी का शेयर भी हाई है। ये चारों चीजें बता रही। तो कंपनी की जब मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ भी हाई है तो वो स्टार सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? स्टार सिचुएशन है, जब कंपनी का मार्केट शेयर और मार्केट में ग्रोथ, यानी कि एक कंपनी लाइक जियो 90% मार्केट में कब्जा कर लिया। अपन चलिए ये पहले ये छोड़ देते, जियो का नोकिया करके एक कंपनी हुआ करती थी, कुछ बच्चे जानते होंगे, अब तो भूली बिसरी कंपनी होगी, लेकिन एक समय ऐसा था जब उसकी जो मार्केट में शेयर था वो सबसे ज्यादा था, 90% ऊपर उनके शेयर थे और मार्केट में ग्रोथ भी उनकी सबसे अच्छी थी। तो वो स्टार सिचुएशन थी। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें मार्केट में ग्रोथ कम है लेकिन हाई मार्केट शेयर है, यानी कि कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही। कंपनी कैसे बढ़ रही है? धीरे धीरे बढ़ रही। कंपनी कैसे बढ़ रही है? मार्केट में ग्रोथ कम है लेकिन शेयर जो है वो हाई है। ये वाली, ये कौन सी है? काऊ। ये कौन सी है? स्टार। तो काऊ के अंदर क्या है? काऊ के अंदर मार्केट में आपकी ग्रोथ कम है लेकिन मार्केट में आपका शेयर अच्छा खासा है। तो इससे क्या होगा? फ्यूचर में ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी आपकी हाई होगी। एक है लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर। लो ग्रोथ है और लो मार्केट शेयर, ये डॉग की सिचुएशन होती है। कौन सी सिचुएशन होती है? लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर, यानी कंपनी का मार्केट शेयर भी कम है और ग्रोथ रेट भी कम है। अब जैसे जियो आई थी, स्टार्ट में क्या था? मार्केट शेयर कम था लेकिन ग्रोथ रेट हाई थी। मार्केट शेयर कम था लेकिन ग्रोथ रेट हाई थी। ये स्टार वाली, क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन। इसको कौन सी सिचुएशन बोलते थे जियो के लिए? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उस समय ग्रोथ हाई थी, क्योंकि फ्री में सिम दे रहे थे तो ग्रोथ तो हाई थी लेकिन मार्केट में शेयर कम था। तो चार एनालिसिस है। पहले आपको यह सर्च करना होगा कि आपकी कंपनी का मार्केट शेयर हाई है, मार्केट ग्रोथ हाई है। उन दोनों के बेस पे आप कंपनी का डिसीजन ले सकते हो। फिर से समझाता हूं, देखो, अगर दोनों चीजें हाई हैं तो वो स्टार सिचुएशन है। अगर ग्रोथ हाई है और शेयर कम है, यानी कि वो नई कंपनी है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अगर नई है और ग्रोथ तो उसकी हाई है, और हो सकता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी का भी मार्केट शेयर लो हो लेकिन ग्रोथ हाई हो, तो वो क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन है। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम नई कंपनी है या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। एक है आपकी काऊ की सिचुएशन। इसके अंदर क्या है कि ग्रोथ लो है लेकिन आपका मार्केट शेयर हाई है, यानी कि अब आप उस पोजीशन पे आ गए हैं कि कभी भी मार्केट में ग्रोथ हाई कर सकते हैं। आपकी मोनोपोली कभी भी क्रिएट हो सकती है और आप मार्केट में सर्वे सर्वा हो सकते हैं और कभी भी स्टार में जा सकते हैं। यहां से स्टार में जाना सबसे इजी है। लेकिन डॉग क्या होता है? इसमें लो मार्केट ग्रोथ भी है और लो मार्केट शेयर भी है। क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर कंपनी को या तो डाइवर्सिफिकेशन ले लेना चाहिए, पेनिट्रेशन ले लेना चाहिए, रिट्रेचमेंट की स्ट्रेटजी ले लेनी चाहिए या कंपनी शटडाउन कर देनी चाहिए। तो वो डॉग की कंडीशन है। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर न तो मार्केट का शेयर हाई है न ही ग्रोथ हाई है। तो ये बीसीजी मैट्रिक्स है। इसका एप्लीकेशन कहां होगा? इसका एप्लीकेशन होगा कि सबसे पहले अपन को सेक्टर एनालिसिस करने में कि हमको नया प्रोडक्ट लेना है या एग्जिस्टिंग वर्क करना है। एग्जिस्टिंग वर्क का मतलब कि जो अगर स्टार सिचुएशन में हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो कोई नया अपडेट नहीं, रेगुलर थिंग्स जो R&D पे खर्चा हो रहा है उसी को ही खर्चा करना है ना। और अगर आप काऊ पे पहुंच गए हैं और आपको मार्केट शेयर तो हो गया, तो अब आपको मोनोपोली के ऊपर वर्क करके कैसे भी उसको अपन को स्टार के सिचुएशन में जाना है।
तो अपन डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट में हेल्प होती है, पोर्टफोलियो एनालिसिस में हेल्प होती है और रिस्क को मिटिगेट करने में या कम करने में हेल्प होती है। इसी तरीके से एंसॉफ की ग्रिड मैट्रिक्स है। एंसॉफ की ग्रिड मैट्रिक्स ये बोलती है कि अपन को नए मार्केट को सर्च करना है या एग्जिस्टिंग मार्केट पे फोकस करना है। ये अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बेसिकली ग्रिड है। ये मैट्रिक्स ये भी एक तरीके की एंसॉफ की ग्रिड मैट्रिक्स। अपन पहले इसको यहाँ पे दिखाई देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। ये एंसॉफ की ग्रिड मैट्रिक्स है। एक तरफ तो प्रोडक्ट है, एक तरफ मार्केट है। एक तरफ तो प्रोडक्ट है, एक तरफ तो मार्केट है। अगर मेरे को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन बताएं पहले वो समझ लो ताकि ये समझ में आएगा आगे। देखो, एक तो मेरे पास ओल्ड प्रोडक्ट हो सकता है और एक मेरे पास न्यू प्रोडक्ट हो सकता है। बराबर बात है, सॉरी, न्यू प्रोडक्ट हो सकता है ना। ये मेरी एक प्रोडक्ट की कंडीशन हो सकती है। तो मैं मेरा ओल्ड जो प्रोडक्ट है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ या नए प्रोडक्ट को ला रहा हूँ, है ना। नए प्रोडक्ट से याद आया कि हमारे भी बुक्स आने ही वाली है ना। या मेरा किसी ओल्ड मार्केट में सर्च कर सकता हूँ या न्यू मार्केट में सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसी के अंदर मैं मेरा प्रोडक्ट बेच सकता हूँ या नए मार्केट में जा सकता हूँ। तो अगर मैं ओल्ड मार्केट में ओल्ड प्रोडक्ट बेचूं या ओल्ड मार्केट में नया प्रोडक्ट बेचूं, नया प्रोडक्ट बेचूंगा तो क्या होगा, अलग थिंग होगी। और नए प्रोडक्ट को ओल्ड मार्केट में बेचूं या नए मार्केट में बेचूं, ये कॉम्बिनेशंस इस एंसॉफ ग्रिड मैट्रिक्स में बताया गया है, ठीक है। अब क्या बताया गया है कि देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग मार्केट में जा रहा है, यानी प्रोडक्ट भी कैसा है, एग्जिस्टिंग, नया प्रोडक्ट नहीं है, मैं ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बना रहा हूं। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर साबुन बना रही है लिरिल का, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट इंडिया के अंदर ही सेल कर रही है। तो मार्केट पिनेट्रेशन की स्ट्रेटेजी उसको अपनानी होगी जिससे मार्केट में वो उसका दबदबा बने, यानी ग्रोथ हो। पिनेट्रेशन की स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आपको कम लोएस्ट प्राइस के अंदर मार्केट सेल करना चाहिए, ऑफर डिस्काउंट लाने चाहिए, है ना, जिससे मार्केट का विभेदीकरण हो और आप मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल आपकी ग्रोथ आ सके। बात समझ में आई। अगर एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी कि वही मार्केट है और वही प्रोडक्ट है जो मैं बेच रहा हूं, अगर मैं कोई नया मार्केट किसी एग्जिस्टिंग के अंदर ले आऊंगा तो मेरे को प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी लानी होगी, क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट में नया क्या दे रहा हूं। जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग मार्केट है, अभी इंडिया का रिटेल मार्केट है, वो एग्जिस्टिंग मार्केट है, वहां पर लोग कपड़े खरीद रहे हैं, वहां पर लोग FMCG के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो मैं कौन सी नया प्रोडक्ट लेकर आता हूं जिससे वो प्रोडक्ट मार्केट में चले, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी कहलाएगी। समझ में आ गया। अगर मैं नए मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेकर आता हूं, कोई नया मार्केट है, जैसे इंडिया में तो मैं मेरा माल बेच ही रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरा माल चलो अमेरिका में बेचना शुरू करता हूं। ऐसे कुछ बुक्स अमेरिका में भी सेल होती है, तो चलिए कनाडा में सेल करना शुरू करता हूं। तो वो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हुई। ये कब करूंगा मैं, जब मेरे को लग जाएगा कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ के मैंने मैक्सिमम कस्टमर्स ले लिए हैं, अब मेरे को नए मार्केट की जरूरत है। तो मार्केट का डेवलपमेंट किया गया। एक जगह प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया गया था, क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट था, यहां पर न्यू मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। अब लास्ट क्या बचता है कि नया मार्केट और नया प्रोडक्ट, नया मार्केट और नया प्रोडक्ट। ये कब करूंगा, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अब यहां तो कुछ चल नहीं रहा है, तो अपन कहीं और चलते हैं और नए प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने एग्जिस्टिंग करके देख लिया, ये मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, तो हम डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी में जाएंगे, हम कुछ चीज और बनाएंगे। क्लियर हो गया। चारों चीजें हैं एंसॉफ। वापिस से समझा देता हूं। यदि एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आ जाए तो क्या होगा, मार्केट पिनेट्रेशन, यानी कि आपको मार्केट में विभेदीकरण की नीति अपनानी होगी लोएस्ट प्राइस पे। अगर मैं एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लाता हूं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ। इसके अपोजिट किसी नए मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाता हूं तो मार्केट डेवलपमेंट हुआ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, याद रख लीजिए। और दोनों ही चीजें नहीं हो जाए, मार्केट भी नया और प्रोडक्ट भी नया, तो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी हो गई। अब यूजीसी नेट में कैसा पूछा जाता है कि बताइए मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटेजी कहाँ अपनाई जाती है। अब आपको याद होना चाहिए एग्जिस्टिंग में नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस कौन सी है। तो आप बोलोगे नए प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा वो बेस्ट पॉसिबल कंडीशन है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, जब मेरे को सेल्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे पता करना है नया प्रोडक्ट लाना है या नया मार्केट लेना है ना। नए मार्केट में जाना है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, डाइवर्सिफिकेशन में इसका यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी।
9 सेल की मैट्रिक्स है। ये 9 सेल्स इसके अंदर, जैसे कि अभी 4 सेल्स भी अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, अब 9 सेल्स की मैट्रिक्स है। मैकेंजी साहब ने बनाया था, बहुत याद रखना, इनका नाम 1 नंबर में बार बार पूछा जाता है कि G9 की मैट्रिक्स किसने बनाई, तो मैकेंजी साहब ने बनाई है ना। इनका क्या था कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस की स्ट्रेंथ के ऊपर ये एनालिसिस करा था। जैसे अभी तक अपन मार्केट और प्रोडक्ट पे चल रहे थे, किसी ने कंपनी के बारे में बोला, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन्होंने कहा कि 2 चीजें हैं जो कंपनी को इफेक्ट करती हैं। कौन सी चीजें हैं? इन्होंने कहा पहली चीज कंपनी की अट्रैक्टिवनेस, यानी कंपनी की अट्रैक्टिवनेस और इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस का मतलब यहां पर क्या है? ग्रोथ से है। किससे है? ग्रोथ से है। तो कंपनी की अट्रैक्टिवनेस यानी कि कंपनी बहुत बढ़िया है, मार्केट में इंडस्ट्री अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हम तो क्या है, बिरला सीमेंट की व्हाइट पुट्टी लेंगे। व्हाइट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री डाउन में जा रही है, लेकिन बिरला सीमेंट की व्हाइट पुट्टी की जो कंपनी है वो हाई में जा रही है। फॉर एन एग्जांपल लिया मैंने, है ना। जब इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की भाई की फार्मा की कंपनी कोविड के टाइम पे, जो भी फार्मा की कंपनी हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, सब ग्रोथ कर रही थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस थी उस समय, हेल्थ केयर पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस हो रहा था। कंपनी अट्रैक्टिवनेस में कब आएगा? जब कंपनी ग्रोथ कर रही होगी। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नए लॉन्च कर देना चाहिए या कंपनी को शट डाउन कर देना चाहिए। मैकेंजी साहब ये 2 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो इनकी ये इस तरीके की मैट्रिक्स है। एक तरफ तो अपन ने लिखा है बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ, यानी कंपनी में ताकत है, अट्रैक्टिवनेस यानी कि उसकी ताकत बहुत हाई है तो वो कंपनी ग्रोथ करेगी। और एक इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस यानी उसकी स्ट्रेंथ, अगर वो हाई है और कंपनी की स्ट्रेंथ कम है तो भी कंपनी ग्रोथ कर जाएगी। तो यही इन दोनों के कोरिलेशन को इसमें बताया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये इस तरफ लिखा है इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और इस तरफ लिखा है बिजनेस यूनिट्स की अट्रैक्टिवनेस या स्ट्रेंथ। यदि बिजनेस जो है वो स्ट्रांग है और इंडस्ट्री भी स्ट्रांग है तो क्या होगा? कंपनी ग्रोथ कर जाएगी। बिजनेस एवरेज है, मतलब बिजनेस की पोटेंशियल कैपेबिलिटी जो है कंपैरेटिवली एवरेज है और अट्रैक्टिवनेस इंडस्ट्री की हाई है तो भी ग्रोथ कर जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस की स्ट्रेंथ वीक है, बिजनेस सही से वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक चॉइस नहीं हो पा रही है और इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे कोविड के टाइम पे फार्मा इंडस्ट्री भागी थी, तब कंपनी वालों को क्या करना चाहिए? होल्ड करके रखना चाहिए। यानी कि कभी ना कभी मौका आएगा जब कंपनी की ग्रोथ होने लग जाएगी, क्योंकि अभी हम वीक हैं। हो सकता है इंडस्ट्री तो बहुत बढ़िया है, मार्केट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी हमारे पास हम वीक हैं, इसके कारण हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो आपको जब अपन वीक हैं तब होल्ड करना है, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल की अट्रैक्टिवनेस मीडियम हो जाती है और अपनी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ग्रोथ होगी, अपनी कंपनी एवरेज परफॉर्म कर रही है तो होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल की अट्रैक्टिवनेस बन नहीं हुई है, मीडियम है। लेकिन यदि अपनी कंपनी बहुत कम परफॉर्म कर रही है, अपनी कंपनी के पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है और इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस मीडियम हो गई है, अब लोगों को भी उस इंडस्ट्री के ऊपर इतना कह सकते हो लगाव नहीं है या उसकी ग्रोथ कम है, तो अपन को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। हार्वेस्ट का मतलब क्या है? कटाई है ना। जैसे खेती में क्या कहते हैं? हार्वेस्ट कर लो भैया, फसल अब उग गई है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी को शट डाउन कर देना चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए और कंपनी को दूसरे डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी में आ जाना चाहिए। यह हार्वेस्ट है। इसी तरीके से अगर इंडस्ट्री लो है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, अगर इंडस्ट्री लो है और हम स्ट्रांग है फिर भी, तो हम आज नहीं तो कल इंडस्ट्री बदल सकती है तो हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भी एवरेज हैं, इंडस्ट्री लो है तो हमें हार्वेस्ट कर लेना है, और अगर हम वीक हैं, इंडस्ट्री भी वीक है तो हमें हार्वेस्ट कर लेना है। हार्वेस्ट का मतलब क्या है कि कंपनी को अब यहां पर शट डाउन कर देना है और डिसइन्वेस्टमेंट करना है और इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी है। ग्रो का मतलब क्या है कि और उसमें इनपुट दिया जा सकता है और फंड का एनालिसिस किया जा सकता है। होल्ड का मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है और इसमें की आइडेंटिफिकेशन करके कहां पे लूप होल है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यही G9 सेल मैट्रिक्स है, ठीक है। मैकेंजी साहब ने दी 9 मैट्रिक्स बताया अपने, देखो ग्रो होल्ड, ग्रो होल्ड हार्वेस्ट, होल्ड हार्वेस्ट हार्वेस्ट। ये ऐसे याद रटने जाओगे तो कभी याद नहीं होगा, हमेशा पॉइंट से याद रखो। देखो अगर मैं भी स्ट्रांग हूं और इंडस्ट्री भी स्ट्रांग है, मैं यानी यहाँ पर बिजनेस यूनिट बोल रहा हूं, अगर बिजनेस स्ट्रांग है और इंडस्ट्री स्ट्रांग है तो ग्रोथ हो जाएगी। मैं एवरेज हूं और अगर इंडस्ट्री हाई स्ट्रांग है तो भी ग्रोथ हो जाएगी। अगर मैं वीक हूं और इंडस्ट्री हाई पे जा रही है तो मेरे को होल्ड करना है। ये होल्ड याद रख लो। चलो ये 3 होल्ड याद रख लोगे
डायगोनल में होल्ड बनाने, इधर आ गए ग्रोथ के, इधर आ गए हार्वेस्टिंग के, बन जाएगा। बीच के 3 जो हैं कॉलम अपने एक्स और यहाँ पे एक्स, है ना, अपन काटी जीरो खेलते थे, है ना, तो इसको आपको याद रखना बचपन का कि इसमें आपको हार्वेस्ट लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जी9 सेल मैट्रिक्स की एप्लीकेशन कहाँ होगी? जब मेरे को इंडस्ट्रियल की अट्रैक्टिवनेस या बिजनेस के बारे में पोटेंशियल चेक करनी होगी, इन्वेस्टमेंट चेक करना होगा। आप शार्क टैंक पे गए हो, कोई भी एपिसोड आपने देखा होगा, उसमें वो बोलता है ना कि भाई ये बताओ कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो वो इंडस्ट्री की पोटेंशियल देख रहा है और आपका बिजनेस शेयर कितना है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, वो यही जी9 सेल मैट्रिक्स बता रहा है कि इंडस्ट्रियल की अट्रैक्टिवनेस कितना है, कि मार्केट कितना बड़ा है ना। अनअट्रैक्टिवनेस इंडस्ट्री में कभी भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, इसमें तो कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं लग रहा है। सपोर्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन को कि भाई कहाँ पे हमको डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो हाँ, इसके अलावा जी9 सेल मैट्रिक्स तो दी, और एक मैकेंजी साहब ने अपनी 7S की की फ्रेमवर्क भी बताई। 7S की की फ्रेमवर्क का मतलब ये बताया इन्होंने कि अगर ये 7 एलिमेंट, इन्होंने केवल कहा अगर ये 7 एलिमेंट एक साथ कंपनी में वर्क करेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है, काफ़ी उसके अंदर पोटेंशियल है। और इंटरनल एनालिसिस के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल के लिए तो वो पूरा बताया उन्होंने मैट्रिक्स, इंटरनल एनालिसिस के लिए इन्होंने 7S का एक नया फ्रेमवर्क दिया। ये नया टॉपिक है। इसके अंदर कौन से दिए? स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, वैल्यूज, स्किल, स्टाफ। ठीक है, अपन स्टाइल सारे के सारे एक एक करके देख लेते हैं। तो ये इन्होंने पॉइंट्स दिए। सबसे पहला, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। आप कौन से स्ट्रक्चर में चल रहे हो, लाइन स्ट्रक्चर, स्टाफ स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, किसके अंदर जा रहे हो, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। सिस्टम होना चाहिए, यानी कि रूल्स पॉलिसीज सारी वेल डिफाइंड, क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। स्टाइल कैसी होनी चाहिए? ऑटोक्रेट होनी चाहिए या ब्यूरोक्रेटिक होनी चाहिए या डेमोक्रेटिक होनी चाहिए? ब्यूरोक्रेटिक तो लाल फीताशाही में आ गया, तो ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। कहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के आपके कैसी स्टाइल होती है लीडरशिप की, वो भी ध्यान रखना है। स्टाफ का क्या मतलब है? स्टाफ का मतलब है राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। एचआर का यही रोल है, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। कोई व्यक्ति जो जिस काम को करने में सक्षम है, जैसे कि कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसको अकाउंटेंसी का काम दो, कोई आईटी ग्रेजुएट है तो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काइंड दो। अगर आप अल्टरनेटिव करोगे तो वो आपकी स्टाफिंग बढ़िया नहीं होगी। फिर स्किल सेट, जहां पर हमको स्टाफ मैन पावर की स्किल की रिक्वायरमेंट, जितने अनस्किल्ड है उसको सेमी करो, जो सेमी है उसको स्किल्ड में बनाओ, और उनके रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस करो। और स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, बेस्ट प्लानिंग अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो यूनिफॉर्म हो, फ्लेक्सिबल हो, अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्टिव हो। और इन सब के साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है शेयर्ड वैल्यूज। वो क्या है पॉइंट? शेयर्ड वैल्यूज। इन सारे लोगों का एक कॉमन गोल होना चाहिए। देखो, टीम तभी जीतती है जब टीम जीतना चाहती है। कोई व्यक्ति ने 100 बनाए और टीम हार गई तो कोई मतलब की बात नहीं है, है ना। कोई व्यक्ति ने 50 बनाया और टीम हार गई तो भी कोई मतलब की बात नहीं है। किसी ने 6 विकेट ले लिया और टीम हार जाए तो कोई मतलब की बात नहीं है। तो कॉमन गोल क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट बुक करना। तो ये 7 की मेंबर्स हैं। अगर इसके ऊपर कोई कंपनी एम्फेसिस कर लेती है, फोकस कर लेती है, तो उसके ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। मैकेंजी साहब कहते हैं स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटजी और शेयर्ड वैल्यू। स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रक्चर सिस्टम समझ में आ गया। स्ट्रक्चर का क्या होता है? एक सिस्टम होता है। स्किल का क्या होता है? शेयर्ड वैल्यूज होती है। स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल और शेयर्ड वैल्यू। स्ट्रेटजी, स्टाफ और स्टाइल। स्ट्रेटजी, स्टाफ और स्टाइल याद ही करना पड़ेगा क्योंकि 7S केम फ्रेमवर्क है इसका यूज कहाँ होगा? ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डेवलप करने में, प्लानिंग करने में, गैप्स को फुलफिलमेंट करने में, इंटरनल गैप को, एक्सटर्नल को नहीं, क्योंकि ये इंटरनल गैप के लिए है ना। और ये फोकस करती है टेंजिबल और इंटेंजिबल बोथ काइंड ऑफ फैक्टर्स पे। अब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, नया टॉपिक है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। आई होप यहाँ तक बहुत हो गया है। तो अगले चैप्टर के अगले यूनिट पे आएंगे, मतलब सेकंड पार्ट में आएंगे, वहाँ से अपन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करेंगे ताकि आपको ये वीडियो भी लंबा ना लगे, आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। क्योंकि यहाँ पर अपन ने BCG मैट्रिक्स देखी है, एनसॉफ की ग्रिड देखी है, मैकेंजी साहब का 7S का केम फ्रेमवर्क देखा है, G9 सेल देखा है, 4 बड़े क्वेश्चन इसमें देखे हैं। और यकीन मानना एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ रहा है। फाइनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल में तो 100% आ रहा है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट में आते हैं और इसमें कौन से स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, कौन कौन से और टॉपिक रह गए उनको कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।